अस्सलामुअलैकुम। अब हम चैप्टर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम हीट है। हीट के बारे में तो हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले हमें टेम्परेचर के बारे में पता लगाना होगा। अब तक हम जान चुके हैं कि एनर्जी क्या है। एनर्जी को कहा जाता है इट इज द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की गुंजाइश को तवानाई कहते हैं। एंड देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, जिसमें मैकेनिकल एनर्जी है जो किसी भी चीज की मूवमेंट की वजह से पाई जाती है। केमिकल एनर्जी है जो केमिकल रिएक्शन से ताल्लुक रखती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिक चार्जेस से ताल्लुक रखती है। हम ये भी जानते हैं कि लाइट से भी एनर्जी हासिल की जाती है। सोलर पैनल्स इसकी एग्जांपल हैं। तो लाइट एनर्जी भी एक फॉर्म है एनर्जी की। न्यूक्लियर एनर्जी जो हम न्यूक्लियस से हासिल करते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में पाई जाती है, उनके आपस में जो बाइंडिंग फोर्स है उसकी एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी है। इसी तरह से हम एक और फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसको टेम्परेचर कहते हैं, और इसका ताल्लुक हीट से है। ये एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जो हमें बताती है कि सब्सटेंस के अंदर क्या एनर्जी है जिसकी वजह से वो गर्म है या ठंडा है। इस चैप्टर में ये मेन टॉपिक्स हैं जो रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक हैं। 2021 में जो इम्तिहानात होने हैं उसमें ये टॉपिक्स आएंगे। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम जर्नल फीचर पढ़ेंगे थर्मोमीटर के, और फिर थर्मोमीटर की एक काइंड है विच इज मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर। इसको इस लेक्चर में पढ़ा जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर फिर हमारा थर्मल एक्सपेंशन का होगा, और जिसमें हम एक्सपेंशन के बारे में ही पढ़ रहे होंगे जो टेम्परेचर से ताल्लुक रखती है। एंड देन वी विल डू गैस लॉज एंड हीट कैपेसिटी। Previously we studied about a physical quantity which is known as pressure. Pressure को कहा जाता है कि ये external force per unit area है, और ये हमें प्रॉपर्टी बताती है डिफरेंट सब्सटेंसेस की। अगर सॉलिड में प्रेशर लगे तो उसके अंदर इलास्टिसिटी की वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो पाई जाती हैं उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स रेजिस्ट करते हैं। लेकिन लिक्विड जो अपना वॉल्यूम फिक्स तो रखते हैं, लेकिन फ्री टू मूव होते हैं कुछ हद तक, इसीलिए उनके अंदर फ्लोइंग एबिलिटी होती है और इनको फ्लूइड्स में शुमार करते हैं। आपने ये भी पढ़ा था कि प्रेशर डिफरेंट डेप्थ्स पर डिफरेंट पाया जाता है। डेप्थ इंक्रीज करने पर प्रेशर इंक्रीज होता है। इसीलिए अगर आप पानी भरें किसी भी वाटर बॉटल में तो निचली सतह पर प्रेशर ज्यादा पाया जाएगा, और यही वजह है कि टैंक जो हम फिल अप करते हैं उसको हमेशा छत पर रखते हैं ताकि उसमें मूवमेंट जो हो उसके प्रेशर की वजह से हो। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा मूवमेंट हो सकती है। इसी तरह से गैसेस में भी होता है, लेकिन गैसेस के बारे में हमने इतना नहीं जाना था। जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से स्पेस्ड होते हैं, और उन पर प्रेशर जब लगता है तो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स भी अपनी मूवमेंट बढ़ा देते हैं। इसी तरह से एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं, और टेम्परेचर से हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती है जब भी टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। मॉलिक्यूल्स मूव ज्यादा करते हैं। अगर सॉलिड है तो ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, और आप ये जानते हैं कि जैसे बर्फ है, सॉलिड है, टेम्परेचर उसका इंक्रीज करने पर वो मेल्ट हो जाता है। बर्फ पिघल सकती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। जब बर्फ जमी हुई होती है तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाएं तो बर्फ मेल्ट हो जाती है, यानी उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो थोड़े लूज हो जाते हैं। और अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने ज्यादा वाइब्रेट करते हैं कि अपने पोजीशन से निकल जाते हैं और मूव करते हैं फ्रीली। तो इसका मतलब ये कि इनकी वेलोसिटी बढ़ सकती है टेम्परेचर से, और अपनी नेचर को ये चेंज कर सकते हैं। तो टेम्परेचर को वैसे डिफाइन कैसे किया जाता है? टेम्परेचर की जो डेफिनेशन है बेसिक, इट इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये हमें पता चलता है कि कितना ज्यादा सब्सटेंस गर्म है, कितना ज्यादा सब्सटेंस ठंडा है। तो हमें जो एबिलिटी दी है इसमें हम सेंस कर सकते हैं कि चीजें कितनी गर्म हैं और कितनी ठंडी हैं। इसको अगर हम स्केल में लिखें
क्योंकि हम जानते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जाता है, उनकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, इसीलिए तो हम उसको क्वांटिटी कहते हैं। तो टेम्परेचर हमें बताता है कि कितना गर्म है और कितनी ठंडी है चीज। लेकिन टेम्परेचर को तो हम सेंटीग्रेड में नोट करते थे। ये तो हमारे इलाके के लिहाज से है, जिस जगह हम रहते हैं उस लिहाज से जो स्केल बनाया गया है वो वाटर के बॉइलिंग और मेल्टिंग के लिहाज से है। यानी पानी जो है वो फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पर और मेल्ट हो जाता है 0 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पर, यानी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है वो बॉयल हो जाता है और स्टीम बन जाती है। तो ये तो हमने कंपैरिजन करके स्केल बनाया है और इसी तरह से हम बाकी चीजों को मेजर करके देख सकते हैं। ऐसी मेजरिंग डिवाइस को थर्मोमीटर कहते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरह से बॉडी को मेजर किया जाता था, टेम्परेचर उसका फ़ारेनहाइट में लिया जाता था। जो आप ये सुनते आ रहे हैं कि 100 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या 104 डिग्री बुखार है, तो ये भी टेम्परेचर की यूनिट है। लेकिन टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है, जिसमें हम कंपेयर करके नहीं बल्कि उसकी जो वैल्यू रियल है, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाई जाती है, जो कि स्टार्ट ही 0 से होती है, इसकी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, इसको हम केल्विन में मेजर करते हैं, इसको हम केल्विन में फाइंड आउट करते हैं। तो केल्विन को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं। तो टेम्परेचर आप जान चुके हैं कि 3 यूनिट्स में फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन इसकी एसआई यूनिट केल्विन है। और हमें जो पता चलता है एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी सब्सटेंस में, जो उसकी टेम्परेचर की वजह से कितना गर्म है तो ज्यादा एनर्जी होगी और कितनी ठंडी है तो कम एनर्जी होगी। इस एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। जो एनर्जी पोजेस की जाती है उसके टेम्परेचर की वजह से, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। और ये थर्मल एनर्जी दरअसल काइनेटिक एनर्जी से ताल्लुक रखती है। इसको कहा जाता है कि ये सम है काइनेटिक एनर्जी का, तमाम काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की हैं उस सब्सटेंस की, वो थर्मल एनर्जी है। इसको इस तरह से हम सोच सकते हैं जैसे कि ये कोयले हैं, इन कोयलों को आप महसूस कर सकते हैं कि ये गर्म है, और बर्फ को महसूस किया जा सकता है कि ये गर्म नहीं है, ये ठंडी है। अब एनर्जी की जो यूनिट है वो तो जूल्स ही है, तो थर्मल एनर्जी की भी यूनिट जूल्स होगी। तमाम फॉर्म्स एनर्जी की यूनिट जूल्स ही रखती हैं, जिसको हम एसआई यूनिट कहते हैं। तो टेम्परेचर हमें बताता है कि चीज कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है। टेम्परेचर सेंटीग्रेड में भी होता है, फ़ारेनहाइट में भी होता है, और हम एसआई यूनिट इसकी केल्विन समझते हैं। तो अभी तो हम ये नहीं समझेंगे केल्विन क्यों है एसआई यूनिट, सिर्फ अभी जान लेंगे कि एसआई यूनिट में अगर आपको कन्वर्ट करना पड़े तो उसका एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के थ्रू हम सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर है क्या चीज, ये तो इसकी हमने बेसिक डेफिनेशन बताई थी। असल में डेफिनेशन इसकी क्या है? आपने देखा है कि अगर बर्फ पड़ी हुई हो तो वो मेल्ट होती है थोड़ी देर बाद, क्योंकि इर्द गिर्द जो टेम्परेचर है, अगर आप फ्रिज से निकाल लेते हैं तो रूम टेम्परेचर जिसको कहा जाता है वो ज्यादा होता है 0 डिग्री से। रूम टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड है दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और बर्फ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री या उससे कम होगा। तो टेम्परेचर जो रूम का है, जो सराउंडिंग का कहा जाता है, ये ज्यादा जब होता है तो इसकी थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है, और जो बर्फ है उसकी थर्मल एनर्जी कम होती है। ये कैसे पता चलता है? ये इससे पता चलता है कि टेम्परेचर जब ज्यादा है तो थर्मल एनर्जी ज्यादा है, और टेम्परेचर अगर कम है तो थर्मल एनर्जी भी कम है। अभी हम यहाँ पर ये नहीं निकालेंगे कि थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, बस अभी सिर्फ हमें ये पता चल गया कि थर्मल एनर्जी टेम्परेचर से ताल्लुक रखती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपने ये भी देखा है कि जो बर्फ है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो बाहर की थर्मल एनर्जी है, जो रूम की थर्मल एनर्जी है, वो एनर्जी बर्फ में चली जाएगी, और बर्फ की थर्मल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, जिसका मतलब टेम्परेचर बर्फ का
बढ़ता चला जाएगा और वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो थर्मल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, और जो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो जाए उसको हम हीट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्परेचर है ये हमें बताता है कि डायरेक्शन क्या है हीट की। तो टेम्परेचर इज समथिंग विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, के हीट कहां से जाएगी। तो हीट तो है वो थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर गर्म रूम से, गर्म इतना भी नहीं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड इतना गर्म भी नहीं होता, लेकिन फिर भी रिलेटिवली वो बर्फ से ज्यादा टेम्परेचर रखता है, जो एनर्जी ज्यादा रखता है। तो वो टेम्परेचर जो जिसका ज्यादा है वहां से एनर्जी ट्रांसफर होती है कम टेम्परेचर में जो बर्फ का है, और इस एनर्जी के ट्रांसफर को हीट कहते हैं। तो हमें ये बताता है टेम्परेचर की डायरेक्शन कहाँ से फ्लो होगी। जैसे अब हम ये भी कह सकते हैं कि चाय जो है वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि चाय का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है। तो चाय का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा सेंटीग्रेड में, और जो रूम का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर है तो क्या होगा, चाय ठंडी हो जाएगी, क्योंकि चाय की जो एनर्जी है वो निकल के रूम में आ जाती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, और इस एनर्जी ट्रांसफर को हम हीट कहते हैं। तो हमेशा हीट जो है वो गर्म से ठंडे में ट्रांसफर होती है। वो एनर्जी जो गर्म से ठंडे में ट्रांसफर हो उसको हीट कहते हैं। इसीलिए कोयला जो है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है और आपकी जो एनर्जी है वो कम होती है। कोयले से तो कम ही टेम्परेचर रखते हैं आप, इसीलिए महसूस करते हैं कि जो एनर्जी आप कोयले के सामने से हासिल कर रहे हैं वो आपको थोड़ी गर्म लगेगी, वो हीट होती है। अब इसके लिए ये भी जरूरी है कि दोनों का कांटेक्ट में हो। जब तक बर्फ जो है वो कांटेक्ट में नहीं होगी रूम के तो एनर्जी नहीं जा सकती। अगर आप फ्रिज में ही रखे रहेंगे तो एनर्जी तो नहीं जा सकती है, इसलिए कांटेक्ट में होना भी जरूरी है। तो टेम्परेचर की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि वो प्रॉपर्टी जो बताती है विच determines the direction of flow of heat from one object to another when they are brought in thermal contact with each other। थर्मल का मतलब टेम्परेचर से ताल्लुक रखने वाला। तो हम दोबारा से इसको रिकॉल करते हैं। जो स्केल्स हम इस्तेमाल करते हैं ये एक तो सेल्सियस जिसको सेंटीग्रेड भी कहते हैं, दूसरा फ़ारेनहाइट और केल्विन। सेंटीग्रेड के आगे डिग्री लगता है और फ़ारेनहाइट के आगे भी डिग्री लगता है, फिर हम सी लिखते हैं, कैपिटल सी। ये जो सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है ये कंपेयर करके स्केल्स बनाए गए हैं, जबकि जो केल्विन है ये एब्सोल्यूट है, इसकी हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होती है। और केल्विन में अगर कन्वर्ट करना चाहें, हमारे पास जितनी भी डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है उसमें 273 ऐड करते हैं तो केल्विन में आंसर आ जाता है। तो अगर आप सेल्सियस में या सेंटीग्रेड स्केल में निकालते हैं तो हम 0 डिग्री पर देखते हैं कि बर्फ फ्रीज हो जाती है और 100 डिग्रीज पर बॉयल हो जाता है पानी। हम इसके साथ डिग्रीज लगाते हैं। ये डिग्री एक छोटा सा गोल सा निशान होता है जो इसके ऊपर पावर की जगह लगाया जाता है किसी भी वैल्यू के आगे। अब हमें ये भी पता है कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है फ़ारेनहाइट में कितना है, इसकी वैल्यू 32 डिग्रीज होती है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट 212 होता है फ़ारेनहाइट स्केल में। तो फ़ारेनहाइट स्केल दरअसल ब्रिटिशर्स इस्तेमाल करते थे, तो इसको भी माना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब मीटर भी इस्तेमाल हुआ करता था उससे पहले फिट में भी लेंथ निकाली जाती थी, इसीलिए हमारे पास ब्रिटिशर्स के डिफरेंट यूनिट्स हैं और जो मेट्रिक सिस्टम है उसमें डिफरेंट यूनिट्स हैं। लेकिन एसआई यूनिट जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हम केल्विन इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में हम और जानेंगे जब हम गैस के लॉज पढ़ रहे होंगे। अभी तो इसके बारे में सिर्फ हम ये जानते हैं कि एसआई यूनिट है। तो चलें दोबारा से रिकॉल करते हैं अब हीट के बारे में, कि हीट एक फॉर्म है एनर्जी की जो ट्रांसफर होती है
दो बॉडीज के दरमियान उनके टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, जब वो थर्मल कांटेक्ट में आते हैं, जब वो कांटेक्ट में आते हैं टेम्परेचर की वजह से, उनके हॉटनेस या कोल्डनेस की वजह से। इसकी दोबारा से मैं एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि गर्म कॉफी है एक कप में और आप उसको थोड़ी देर रखे रहेंगे तो वो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि कॉफी का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपके पास कप में है, और जो सराउंडिंग में जो रूम का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, चले 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, फिर भी कम है, तो हम देखते हैं कि वो ठंडी हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है कॉफी का और रूम का टेम्परेचर कम है, तो जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाती है कॉफी से रूम की तरफ। ऐसी एनर्जी जो थर्मल एनर्जी कहलाती है, अगर वो ट्रांसफर हो जाए तो हम उसको हीट कहते हैं। जाहिर है जो कॉफी का टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो रूम का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो गर्म से ठंडे में हमेशा जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया है, तो ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट कहलाई जाती है। तो याद रहे कि जो हीट है वो ट्रांसफर होती है, और जो टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी पाई जाती है किसी भी सब्सटेंस में, उसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। और थर्मल एनर्जी स्टोर की जाती है, पोजेस की जाती है। इसी तरह से अगर बर्फ आप हथेली में पकड़ें तो बर्फ जो है वो मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो हथेली है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो हॉट बॉडी है और बर्फ कोल्ड बॉडी है, उससे टेम्परेचर ट्रांसफर हो जाएगा। टेम्परेचर ट्रांसफर नहीं होता, टेम्परेचर तो एक प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ इंडिकेट करती है कि क्या गर्म है क्या ठंडा है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी जो उसमें पाई जाती है। और थोड़ी देर बाद आपका हाथ ठंडा हो जाएगा, यानी आपके हाथ का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो जब भी टेम्परेचर हॉट बॉडी का जो ज्यादा होता है उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, उससे अगर एनर्जी निकलेगी यानी हीट निकलेगी, तो बाद में उस बॉडी का टेम्परेचर तो कम होगा ही, उसकी एनर्जी भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसमें थर्मल कांटेक्ट ना हो, आप एक वैक्यूम क्रिएट कर दें, जैसे कि एक थर्मोस में पानी भरने पर उसमें 7 से 8 घंटे तक पानी ठंडा रहता है, क्योंकि उससे कोई हीट निकल भी नहीं सकती, ना उसमें हीट जा सकती है। उसके जो हम वैक्यूम बनाते हैं उसकी वजह से ये सिस्टम आइसोलेटेड हो जाता है, और आप जानते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में कोई चेंज नहीं ला सकता, तो इसलिए इसमें चेंज नहीं आता। लेकिन कुछ ना कुछ तो लॉसेस होते ही हैं, तो चेंज थोड़ी देर बाद आ ही जाता है। आइसोलेटेड सिस्टम वैसे एक मिसाली सिस्टम है। हीट की भी यूनिट जूल्स है, क्योंकि ये भी एनर्जी की एक फॉर्म है। कुछ लोग कहते हैं कि एनर्जी की फॉर्म नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ पर यह भी समझा जा सकता है कि ये एनर्जी की फॉर्म है, जो एनर्जी स्टोर तो नहीं होती लेकिन एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो गर्म से ठंडे में एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होती है, जैसे कि कॉफी से रूम में सारी एनर्जी ट्रांसफर हो गई, जैसे कि आपकी हथेली की एनर्जी बर्फ में ट्रांसफर हो गई। तो जो ट्रांसफर होने वाली एनर्जी है वो हीट है, और जो एनर्जी जो स्टोर हुई हुई है उसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। और इसकी एक टाइप इंटरनल एनर्जी है, जिसका मतलब अंदरूनी एनर्जी किसी भी सब्सटेंस की हो सकती है। और इंटरनल एनर्जी को बयान किया जाता है कि वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके अंदर जितनी भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अगर सब्सटेंस ऐसी पड़ा हुआ है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होगी, लेकिन मॉलिक्यूल्स तो उसके अंदर मूव कर रहे होंगे। एनर्जी इन ट्रांजिट कहा जाता है हीट को। ट्रांजिट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली, तो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली को हीट कहते हैं। अब हम ये जान चुके हैं कि हीट क्या है। हीट एक ऐसी एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है। थर्मल एनर्जी वो एनर्जी है जो पाई जाती है किसी भी सब्सटेंस में उसके टेम्परेचर की वजह से। और टेम्परेचर क्या है? इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस। ये हमें बताता है कि कितना गर्म है और कितना ठंडा है सब्सटेंस। और यहाँ हम ये भी जान चुके हैं कि थर्मल कांटेक्ट पर ही हीट ट्रेवल करेगी। जैसे कि ये दो सब्सटेंस हैं, एक के टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है
और दूसरे का टेम्परेचर कम है, तो जब ये आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो ये टेम्परेचर ज्यादा वाले का कम हो जाएगा, कम वाले का ज्यादा हो जाएगा, और तब तक होगा जब ये एक जैसे टेम्परेचर नहीं बना लेते। तो थर्मल कांटेक्ट भी जरूरी है। अगर आप फ्रिज से बर्फ बाहर निकालेंगे ही नहीं तो फ्रिज में तो वो मेंटेन हुआ हुआ टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं है, फ्रिज के अंदर वो बर्फ ही रहेगी। थर्मल कांटेक्ट में आना जरूरी है। तो थर्मल कांटेक्ट पर जब गर्म चीज ठंडे के पास होती है, या तो बर्फ रूम में हो या कॉफी रूम में हो, तो गर्म से ठंडे में एनर्जी ट्रांसफर होती है। हीट निकलती ही गर्म से ठंडे की तरफ है, और तब तक हीट जो है ट्रांसफर होती है जब तक उन दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। इसलिए आपने देखा हो कि अगर एक गिलास में पानी है तो वो गिलास में पानी रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। पहले उसका टेम्परेचर कम है, अगर वो ठंडा पानी है तो वो 10 डिग्रीज पर होगा, लेकिन रूम टेम्परेचर 25 डिग्रीज या 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो उसी टेम्परेचर पर आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं हीट ट्रांसफर तो होगा गर्म से ठंडे की तरफ, तो रूम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा क्योंकि रूम बहुत बड़ा है। और इसके बारे में हमें हीट कैपेसिटी से पता चलता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम ये पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी हीट कमरे से ट्रांसफर होगी उस ठंडे पानी में, ज्यादा नहीं होगी, तो इसीलिए टेम्परेचर थोड़े से पानी का चेंज होगा, कमरे का नहीं होगा। तो जिस पॉइंट पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, हीट और ट्रांसफर नहीं होगी, तो ऐसी सूरत को इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ये इक्विलिब्रियम की एक और टाइप है जो थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाई जाती है। हीट ट्रांसफर होने के 3 तरीके हैं। एक तो आपने देखा है कि किसी भी चीज को आप चूल्हे के सामने रख दें तो आप उससे हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, उस चीज को पकाया जा सकता है, उसका टेम्परेचर बढ़ा के उसको पका सकते हैं। तो हीट की सबसे पहली एग्जांपल तो कुकिंग है, कि अगर आप किसी भी चीज को रखें आग के सामने तो उससे हीट हासिल कर सकते हैं। ऐसे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम कंडक्शन कहते हैं, जिसमें आमने सामने हीट ट्रांसफर हो रही होती है। तो क्या हो रहा होता है हीट ट्रांसफर में कि जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसके काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और वो फिर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, बहुत ज्यादा मोशन में होते हैं, और वो जब टकराते हैं तवे के ऊपर तो तवा गर्म हो जाता है, तवे के अंदर ट्रांसफर हो जाती है एनर्जी, और वो ट्रांसफर जब होती है एनर्जी मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स, तो तवे के मॉलिक्यूल्स और ज्यादा मूवमेंट में आते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर एनर्जी ज्यादा रखते हैं। तो ये तो एक मोड है हीट ट्रांसफर का, तरीकेकार है। इस तरह से एक और तरीका है कि हम गर्म पानी किसी भी चीज से बहाएं तो वो चीज गर्म हो जाती है। ज्यादातर हम ऐसा करते हैं कि बर्तन में बर्फ जमाएं तो वो बर्तन से बर्फ निकलती नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसकी बैक साइड पर पानी बहा देते हैं, तो जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाती है पानी के भाव के जरिए। तो जो पानी के भाव के जरिए फ्लूइड के साथ ट्रांसफर हो हीट, तो उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। और हम एक देखते हैं कि सूरज के सामने खड़े रहें तो वो सूरज हमें गर्म कर देता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ा देता है। सूरज के सामने कोई भी चीज हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, तो सूरज से भी हीट ट्रांसफर होती है, लेकिन सूरज से जमीन की तरफ तो कोई चीज ही नहीं है, कोई सब्सटेंस ही नहीं है जिसके जरिए हो। एक तो जरिया है कि मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स एनर्जी ट्रांसफर हो जाए, एक तरीका है कि पानी के भाव के साथ या हवा के भाव के साथ जैसे लू चलती है हीट ट्रांसफर हो जाए। लेकिन एक और तरीका है कि रेडिएशन के जरिए सूरज से हीट ट्रांसफर हो जाती है जमीन की तरफ, तो ऐसे हीट ट्रांसफर को हम रेडिएशन कहते हैं। और ये रेडिएशन हम माइक्रोवेव ओवंस में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव ओवंस
स्पेस में भी यूज होते हैं जहां पर कोई भी जरिया नहीं होता। तो अब हम थर्मोमीटर के बारे में जानेंगे और थर्मोमीटर के जर्नल फीचर्स देखेंगे कि थर्मोमीटर किस तरह से होना चाहिए और कैसे बनना चाहिए। सो थर्मोमीटर एक डिवाइस है जिससे टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। और टेम्परेचर हम जान चुके हैं कि 3 स्केल्स रखते हैं, एक सेंटीग्रेड, एक फ़ारेनहाइट और एक केल्विन। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट कंपेयर करने वाले स्केल्स हैं, इसलिए इनमें डिग्री लगाया जाता है। एक गोल सा निशान जो पावर की जगह लिखा जाता है। सो कॉमन थर्मोमीटर्स बनाए जाते हैं लिक्विड से जो एक्सपेंड होते हैं गर्म करने से। आपने ही देखा है कि चीजें एक्सपेंड हो जाती हैं गर्म करने से क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं और काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ती जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ती है तो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी बढ़ जाती है, जिस वजह से वो मॉलिक्यूल्स बाहर निकलने के लिए बेताब होते हैं और इसी तरह से फेस चेंज भी हो जाता है, यानी लिक्विड में और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि सॉलिड्स में, लिक्विड में, इवन गैसेस में भी एक्सपेंशन होती है जब गर्म किया जाता है। इसकी एक एग्जांपल तो ये भी है कि आपने अगर गौर किया हो कि रेल की पटरी पर गैप होता है, वो इसीलिए होता है कि जब वो रेल की पटरी गर्म होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने की सूरत में, वो एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है और उसके लिए गैप दिया जाता है। हमेशा रेल में एक गैप होता है। लिक्विड्स भी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फैल जाते हैं, जिसमें मरकरी को हम देख सकते हैं कि इसके अंदर फैलने की एबिलिटी अच्छी होती है। मरकरी एक्सपैंड हो जाता है जब इसको हीट देते हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा अल्कोहल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अल्कोहल जो है वो कलरलेस होता है, इसलिए उसके साथ रेड कलर मिक्स करके हम थर्मोमीटर बनाते हैं। तो सबसे पहले जो थर्मोमीटर की प्रॉपर्टी है वो तो ये है कि वो विजिबल होना चाहिए। मरकरी सिल्वर कलर का होता है, वो विजिबल होता है। इसके अलावा इनकी यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होनी चाहिए, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो एक्सपेंड कर जाएं और बराबर बराबर एक्सपेंड करें। यानी अगर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो तो हर डिग्री पर, 2 डिग्री पर, 3 डिग्री पर 2 गुना 3 गुना वॉल्यूम इंक्रीज हो, यानी उसका साइज इंक्रीज हो, उसमें एक्सपेंशन हो जो कि कांस्टेंट हो। थर्मोमीटर का जो लिक्विड है, जिसको थर्मोमेट्रिक लिक्विड कहते हैं, इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए। अमूमन -10 -20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए, 100 से तो ज्यादा ही होना चाहिए, ताकि हम लेबोरेटरीज में भी इस्तेमाल कर सकें। तो लेबोरेटरीज में जो इस्तेमाल होता है उसकी रेंज -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है और मरकरी वाले तो और ज्यादा रेंज रखते हैं। और ग्लास को वो लिक्विड गीला नहीं करना चाहिए, उसका लिक्विड चिपकना नहीं चाहिए ग्लास में। लिक्विड को अच्छा कंडक्टर होना चाहिए हीट का, यानी आराम से उसमें हीट ट्रांसफर हो सके और उसकी हीट कैपेसिटी भी छोटी होनी चाहिए, यानी जल्दी उसमें हीट स्टोर हो जाए और उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता दिखाई दे। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे और थर्मल एक्सपेंशन के बारे में भी हमने नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ना है। आपके रिड्यूस सिलेबस में मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर है। तो मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर 4 किस्म के होते हैं। एक टाइप तो सेल्सियस स्केल पर बेस करती है, दूसरी टाइप फॉरेनहाइट स्केल की है। सेल्सियस स्केल जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है।
फ़ारेनहाइट स्केल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। केल्विन स्केल जो लेबोरेटरीज में पाया जाता है वो 273 केल्विन से लेकर 373 केल्विन तक होता है यूजुअली। ये याद रहे कि केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाया जाता, सेल्सियस के साथ सेंटीग्रेड जिसको कहते हैं, फ़ारेनहाइट के साथ डिग्री लगाया जाता है। और एक और टाइप जिसको क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं, ये ह्यूमन बॉडी के लिए डिजाइन किया गया है और इसकी रेंज बहुत शॉर्ट होती है। ये डिग्री सेंटीग्रेड में भी हो सकता है और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी होता है। डिग्री सेंटीग्रेड वाले 35 से 42 रेंज रखते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट वाले क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में 96, 97 से लेकर 105, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रीडिंग होती है। तो मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर का मतलब कि इसके अंदर जो एक ट्यूब होती है, इस ट्यूब को ग्लास का बनाया जाता है। वैसे तो थर्मोमीटर पूरा ग्लास का ही होता है, इसके अंदर एक और इनसाइड ट्यूब होती है जिसको हम कैपिलरी कहते हैं। इस बल्ब को कैपिलरी के साथ जोड़ा जाता है और इसकी आउटर सरफेस इसको ट्यूब के साथ लगा दिया जाता है और इसके ट्यूब के अंदर मार्किंग्स होती हैं। कैपिलरी ट्यूबिंग एंड्स ऑन द ग्लास बल्ब फिल्ड विद मर्करी। इसके यहाँ पर एंड पर मर्करी होता है। तो मर्करी जो है वो जब हीट करते हैं तो फैल जाता है और जब कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसीलिए जो ठंडी चीजें हैं उनमें ये नीचे आ जाता है लेवल और जो गर्म चीजें हैं उनमें लेवल ऊपर आ जाता है। सो डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट की कन्वर्जन अब हम समझेंगे। डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर पानी के लिहाज से देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट यानी मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और फ़ारेनहाइट पर 212 डिग्रीज पर होता है। तो मैथमेटिक्स में हमारे पास एक तरीका है जिसकी मदद से हम ये एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वैसे तो आप ये फॉर्मूला याद कर लें जो कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होता है और अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। तो इस टेक्निक को इंटरपोलेशन टेक्निक कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड पर जो लोएस्ट टेम्परेचर है पानी के लिहाज से वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0 पर और मैक्सिमम है 100 पर जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। फ़ारेनहाइट स्केल में लोएस्ट इसका 32 है जो कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट है और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो हम ये करते हैं कि कोई भी पॉइंट हम लेते हैं इस स्केल में जो कि डिग्री सेंटीग्रेड का बताता है और उसी पॉइंट पर हम डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो हम उस डिग्री सेंटीग्रेड को TC से रिप्रेजेंट करते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है उसको TF से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम क्या करते हैं कि इस टेम्परेचर को सबसे कम वाले से माइनस करते हैं यानी 0 से और इस TF को सबसे कम उसके लिहाज से 32 से माइनस करते हैं। ये हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं, तो TC माइनस 0 और TF माइनस 32 और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम है उसको माइनस करते हैं मिनिमम से यानी 100 माइनस 0 और दूसरे फ़ारेनहाइट स्केल में मैक्सिमम है 212 और मिनिमम है 32 तो इसको माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है जिससे हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तो हम ये फॉर्मूला इससे निकाल सकते हैं। इसमें हमारे पास TC अपॉन 100 आ गया, 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और TF माइनस 32 अपॉन 180 रह गया। ये कैंसिल आउट कर सकते हैं डिनोमिनेटर्स में, तो यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर 9 बचेगा क्योंकि 0 0 हम कैंसिल कर दें और यहाँ पर ये 2 5 10 और 2 9 18 तो ये 5 और 9 बच गया। तो अगर डिग्री फ़ारेनहाइट हम कन्वर्ट करना चाहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में तो जो वैल्यू हमें पता है डिग्री फ़ारेनहाइट की वो राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। तो डिग्री सेंटीग्रेड में हम निकाल सकते हैं इसको 5 को उधर भेज के, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा 5/9 इंटू TF माइनस 32। इस पूरे को ये मल्टीप्लाई कर रहा है 5/9। अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड में पता है तो राइट हैंड साइड में डिग्री सेंटीग्रेड ले जाना होगा।
तो डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम यहाँ पर ये 9 को उधर भेज दें, तो 9/5 हो गया। और हम ये TC को अब राइट हैंड साइड में रखना चाहते हैं क्योंकि हमें TC पता है। टेम्परेचर TC में अगर हमें पता हो, तो हम डिग्री फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं। तो ये 32 उधर भेज देंगे, तो ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। इस 32 को उधर भेज दें, मैंने यहाँ पर साइड चेंज की है, इस 32 को उधर भेज दें तो ये प्लस 32 हो जाएगा TC के पास, और ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। TF का लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, इसका मतलब ये निकालना है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड पता हो। और 9/5 को हम अगर डेसिमल में लिखें तो ये 1.8 होता है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला ज्यादा आसान है याद करने के लिए कि 1.8 टाइम्स TC प्लस 32 TF होता है। अगर आप यही याद कर लें तो इसको अलहदा करना आसान है। इस 32 को हम वापस वहां पर भेज सकते हैं और 1.8 को डिवाइड कर सकते हैं, तो इसी से TC भी निकाला जा सकता है। तो जैसे आपको आसान लगे कि अगर आप ये दोनों फॉर्मूले याद करना चाहें, ये दोनों याद कर लें क्योंकि कन्वर्जन्स आती हैं न्यूमेरिकल्स में, या फिर आप ये एक फॉर्मूला याद कर लें और इसी को हम कन्वर्जन्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप ये एक फॉर्मूला याद कर लें तो इससे भी हम निकाल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।